हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे ज़रूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी, वीडियो सबसे पहले देखेंगे और शेयर और लाइक भी सबसे पहले करेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 51। इससे पहले हमारे 50 एपिसोड या क्लास मैंने सफलतापूर्वक इस मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर मैंने अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखना। उसकी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। जैसे हमारी पहली क्लास थी फर्स्ट क्लास, तो वो थी 31 मई को। 31 मई से लेकर मैंने 28 जून तक कंटिन्यू एक ही प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगी। और उसके बाद जो आगे वाली क्लासें हैं वो हैं 9 जुलाई से अब तक, वो मिलेगी। नेक्स्ट प्लेलिस्ट है उसमें, इस प्लेलिस्ट का नाम है जून स्पेशल जून स्पेशल ऑल एपिसोड इसमें है, और जुलाई ऑल करंट अफेयर एपिसोड, ये दो नाम से प्लेलिस्ट बनी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आज हम विश्व, भारत, राजस्थान, इन तीनों का तो हम लेंगे करंट अफेयर, और इसके अलावा स्टैटिक सामान्य ज्ञान, जिसमें हम विश्व, भारत प्लस राजस्थान, इन तीनों का स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि उन सभी फ्रेंड या दोस्तों को भी पता चले कि यूट्यूब पर हमारी क्लास आ रही है, जिसमें एक ही क्लास में अलग अलग आपको क्लास देने की ज़रूरत नहीं है। इसी में मैं सारा मैटर करा देता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए है गोपल्ला परनीत, ऑप्शन बी है साइतन दास, ऑप्शन सी है आदित्य सामंत, और ऑप्शन डी है वैग्नेस एन आर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आदित्य सामंत भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो आइए जान लेते हैं अब शतरंज के खेल से संबंधित ग्रैंड मास्टर आखिर क्या होता है, किन्हें कहते हैं ग्रैंड मास्टर, और अब तक भारत में 83 बन चुके हैं, प्रथम कौन है जिन ग्रैंड मास्टर। तो सारी जानकारी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसी क्वेश्चन में। तो ग्रैंड मास्टर जो उन खिलाड़ियों को कहते हैं जो कि चेस या शतरंज से संबंधित होते हैं। शतरंज के खिलाड़ियों को क्या कहते हैं? ग्रैंड मास्टर कहते हैं शतरंज के खिलाड़ियों को। और भारतीय पत्र फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे? फर्स्ट ग्रैंड मास्टर तो वो थे विश्वनाथ आनंद। ये भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर थे, और इन्हीं को ही भारत का प्रथम खिलाड़ियों का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, मिला है। क्योंकि अब नाम परिवर्तन हो गया, पर यहाँ पर इनको तो यही लिखेंगे राजीव गांधी खेल रत्न। वर्तमान इसका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इस अवार्ड का नाम हो चुका है, और इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और ये इनको मिला था जो कि ग्रैंड मास्टर थे, भारत के प्रथम शतरंज खिलाड़ी थे। और इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है। उस पुस्तक का नाम क्या है? तो वो है माइंड मास्टर पुस्तक है इनकी, ध्यान रखना, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। माइंड मास्टर ये इनकी बुक है, और ये थे भारतीय प्रथम ग्रैंड मास्टर। और इसके अलावा प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो प्रथम महिला, फर्स्ट महिला
ग्रैंड मास्टर, तो वो कौन बनी है? तो वो बनी है विजया लक्ष्मी। विजया लक्ष्मी ये भारतीय प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर है, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके अलावा अब देखते हैं ऑप्शन नंबर, ये आपको दिख रहा है विपल्ला परनीत, ये कौन है? तो ये है भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर, 82वें ग्रैंड मास्टर, जिनका नाम क्या है? वो है विपल्ला परनीत, विपल्ला परनीत। और इसके अलावा आप 23वें कौन बन चुके हैं? तो 83 नंबर ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, ग्रैंड मास्टर वो बन चुके हैं आदित्य सामंत, आदित्य सामंत। और इसके अलावा भवानी देवी का संबंध किससे है? आपने नाम जरूर सुना होगा भवानी देवी का, भवानी देवी। तो भवानी देवी का संबंध है फेंसिंग या तलवारबाजी से। ये नए गेम है और ये इस खेल की प्रथम महिला खिलाड़ी है, फेंसिंग या हम कह सकते हैं तलवारबाजी, तलवारबाजी, ये है इसका संबंध भवानी देवी का इस खेल से। और इसके अलावा आपने नाम सुना होगा कोनेरू हेम्पी का, कोनेरू हेम्पी का नाम भी सुना होगा। तो ये किससे संबंधित है? ये है शतरंज से संबंधित महिला खिलाड़ी है, शतरंज खिलाड़ी है, शतरंज की खिलाड़ी, शतरंज खेल लिख सकते हैं हम। और इसके अलावा आपने नाम सुना होगा लवलीना बोरगोन, लवलीना बोरगोन का इनका नाम सुना होगा। तो हम यहाँ पर ये एक बार आपको मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ। जैसे भारतीय शतरंज के खिलाड़ियों के ग्रैंड मास्टर कहते हैं। इसके अलावा प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद। और इनको प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। और इसमें कितनी राशि मिलती है? तो इसमें राशि मिलती है, वो मिलती है 25 लाख रुपए। और इस खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1900 आई थिंक 63 है, 1963 या 62, दो में से एक हो सकता है, या तो 62 होगा या 63 होगा, ये इसके संबंधित है। और इसके द्वारा विश्वनाथ आनंद द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उनका नाम है माइंड मास्टर। और प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो है विजया लक्ष्मी। और 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो भी है विपल्ला परनीत। और अब नवीनतम बन चुके हैं 23वें नंबर ग्रैंड मास्टर, उनका नाम है आदित्य सामंत। इसके अलावा जो आपने एक नाम सुना होगा उस खिलाड़ी का जो भारत में 80वें ग्रैंड मास्टर बने थे, आप सभी को बताना है कि भारत के 80 नंबर के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं, उस खिलाड़ी का नाम बताना है। और इसके अलावा भवानी देवी जो कि फेंसिंग या तलवारबाजी से संबंधित है, और कोनेरू एमपी जो कि शतरंज खेल से संबंधित है। अन्य फैक्ट भी देखेंगे और ये यहाँ पर क्लीन करके जैसे लवलीना बोरगोन का आपने नाम सुना होगा, लवलीना बोरगोन। और इसके अलावा ये किससे संबंधित हैं? तो ये हैं बॉक्सिंग से, बॉक्सिंग से संबंधित हैं। और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कौन सा मेडल लेकर आई? ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई, टोक्यो ओलंपिक, ओलंपिक के अंदर ये कौन सा मेडल लेकर आई हैं? तो ये लेकर आई हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी जो मैंने आप सभी को बताई है। इसके अलावा आपने मीराबाई चानू का नाम सुना होगा, मीराबाई, ये भी बॉक्सिंग से संबंधित है। और इसके अलावा बजरंग पूनिया, ये तो चर्चा में रहे हैं खिलाड़ी हाल ही में, बजरंग पूनिया। और गीता फोगाट,
और बबीता फोगाट, ये थे। ये सभी है ना, ये किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है, कुश्ती खेल से संबंधित है। और इसके अलावा साक्षी मलिक का भी संबंध कुश्ती से है। साक्षी मलिक, इनका संबंध भी कुश्ती खेल से संबंधित है। और जो मीराबाई है ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं। ये 6 बार एशिया विजेता हैं बॉक्सिंग चैंपियनशिप की। तो ये थे इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी, और इनके अन्य जो फैक्ट थे वो भी बता दिया, और अन्य खिलाड़ियों के नाम भी एक बार मैंने बता दिया है। तो आप सभी को इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बताना है कि 2022 का खेल रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया? खेल रत्न पुरस्कार ये किस खिलाड़ी को दिया गया है, और उस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आप सभी को कमेंट बॉक्स में। तो आइए अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में क्रैश नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है राजस्थान, और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने हाल ही में क्रैश नीति शुरू करने का निर्णय लिया है, जो कि देश का पहला राज्य बनेगा। तो अब जान लेते हैं क्रैश नीति आखिर होती क्या है, और हरियाणा ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने वाला प्रथम राज्य बना है। तो अब जान लेते हैं डिटेल से जानकारी इसके बारे में। हरियाणा, तो ये है देश का पहला राज्य जिसने कौन सी नीति लागू की है? पहला क्रैश नीति लागू की है। क्रैश नीति ये लागू की है। और इसके अलावा ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वर्किंग वीमेन से संबंधित हैं, जो कार्यकर महिलाएं जैसे घर का भी काम करती हैं और साथ में जॉब करती हैं, उन महिलाओं से संबंधित है। वर्कर वीमेन से संबंधित है ये योजना। और इसमें क्या होगा कि जैसे एक महिला वो माँ भी होती है प्लस वो कर्मचारी भी होती है, उनको दोनों कर्तव्य निभाने होते हैं। माँ का भी कर्तव्य होता है, वो भी निभाना पड़ता है, और जो एक किसी कंपनी या प्राइवेट कंपनी किसी में भी काम करती है तो उसमें जो उनको कर्तव्य होते हैं उनको भी निभाना पड़ता है। और अक्सर देखा जाता है कि जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है और उसके बाद शिशु का जन्म होता है, 6 महीने तक तो उसे छुट्टी दी जाती है, परंतु बाद में फिर महिला क्या करती है, छोटे बच्चे को छोड़कर, घर पर छोड़कर काम पर जाती है। तो फिर इन दोनों का मतलब इनका काम करने का इतना मन नहीं रहता है, क्योंकि उनका मन होता है कि घर पर बच्चा कैसा आएगा, क्या कर रहा है। तो इससे संबंधित है। अब इस नीति में क्या कहा गया है कि जिस कंपनी में कोई भी हरियाणा में स्थित कोई भी कंपनी जिसमें 50 कर्मचारी है, 50 कर्मचारी से प्लस 50 प्लस कर्मचारी हैं, उसमें क्या होगा, अब अलग से एक रूम बनेगा या छोटा सा रूम बनेगा। उसमें क्या होगा कि मतलब छोटे बच्चों से संबंधित उसके खिलौने, उनको देख रेख, खाना, बाकी जो अन्य पौष्टिक आहार है वो भी मिलेगा। और उनको कर्मचारी रखे जाएंगे, उसी में जो उनका काम होगा कि बच्चों का देख रेख करनी, उनको देखभाल करनी है, ये संबंध होगा। तो फिर ये जो महिला होगी वो अच्छे से कार्य कर सकेगी और अपने बच्चे को दिन में देख भी सकेगी। इस नीति के तहत ये क्या गया है, और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना। तो अब कंपनी में क्रैश रूम बनेगा। कौन सा रूम बनेगा कंपनी के अंदर? जो भी कंपनी होगी उसमें बनेगा, कंपनी में क्रैश रूम बनेगा। और इस क्रैश रूम में क्या होगा, 6 माह से लेकर 6 साल तक के बच्चे शामिल रहेंगे। 6 माह का बच्चा लेकर 6 माह से 6 साल तक के बच्चे इसमें शामिल होंगे।
बाकी की डिटेल जानकारी ऊपर लिख देता हूँ मैं। ये इसमें शामिल होंगे। और बाकी आगे क्या है अन्य इफेक्ट, जैसे इसमें कहा गया है आगे क्या मतलब इसमें बच्चों के लिए सोने की व्यवस्था होगी, पौष्टिक आहार की व्यवस्था होगी और कुशल, और उसमें क्या होगा पौष्टिक आहार, इसमें यहाँ पर लिख देता है इस रूम में बच्चों के सोने की व्यवस्था, प्लस पौष्टिक आहार, और प्लस अन्य जो भी जरूरतमंद सामान होता है वो भी इसमें होंगे, जैसे खिलौने हुए, अन्य कोई भी ये इसमें शामिल होंगे। और अब जानते हैं फतेहाबाद, आपने नाम सुना होगा फतेहाबाद। तो यहाँ पर क्या बनाया गया, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र बनाया गया है यहाँ पर। ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र ये भी कहाँ पर बनाया गया, ये बनाया गया फतेहाबाद में। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा पंचगढ़ी का नाम सुना होगा, जो कि वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित संग्रहालय बन रहा है सबसे बड़ा, पंचगढ़ी जो कहाँ पर है, HR हरियाणा में। यहाँ पर हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा म्यूजियम या संग्रहालय बन रहा है। तो ध्यान रखना पंचगढ़ी हरियाणा में, जबकि पंचगणी है वो अलग है और पंचगढ़ी है वो अलग है। इसके अलावा आपने ये सूरजकुंड का नाम सुना होगा, सोनीपत हरियाणा का नाम सुना होगा, जहाँ पर सूरजकुंड मेला लगता है। सूरजकुंड मेला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा करनाल ये भी हरियाणा के अंदर है, HR। यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट या ऐसे कुछ नाम है, जहाँ पर मतलब प्रथम गाय के बछड़े का मतलब क्लोन बनाया गया हाल ही में, और उसका नाम था गंगा। गाय का बछड़ा या गाय का क्लोन बनाया गया और उसका नाम था गंगा। तो ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन से रिलेटेड अन्य जानकारी थी, एक बार वापस बता देता हूँ जल्दी से। जैसे सबसे पहले तो देश का पहला राज्य जो कृषि नीति लागू की थी वो होगा हरियाणा। और भी वर्कर वीमेंस के अंदर माँ व कर्मचारी दोनों शामिल होते हैं। इस 50 से अधिक जिस कंपनी में कर्मचारी होगी उसमें ये नीति लागू होगी, जबकि 50 से कम है उसमें ये कंपलसरी नहीं है, जबकि 50 से ऊपर कर्मचारी उसमें ये कंपलसरी नीति है। कंपनी ने क्रैश रूम बनाएगा, हर कंपनी में क्रैश रूम होगा, उसमें 6 माह से लेकर 6 साल के बच्चे शामिल होंगे। इसके अलावा इस रूम में बच्चों के सोने की व्यवस्था प्लस पौष्टिक आहार प्लस अन्य जो भी सामान होगा वो रखा जाएगा। और फतेहाबाद आपने नाम सुना होगा, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र फतेहाबाद में होगा। और पंचगढ़ी है ये है यहाँ पर हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है। और सोनीपत सूरजकुंड मेला यहाँ पर लगता है। करनाल में है नेशनल डेयरी रिसर्च अनुसंधान केंद्र या सेंटर।
यहाँ पर क्या बन रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर हाल ही में बनाए हैं, वो बनाए हैं गाय का एक क्लोन बनाया है जिसका नाम है गंगा। तो ये थे 2 क्वेश्चन फुल डिटेल के साथ। आज का तीसरा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। एनसीआरबी डाटा के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में सर्वाधिक महिलाओं के लापता होने के सूची में पहला स्थान किसे मिला है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है केरल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इस सूची में प्रथम स्थान पर है। सूची के क्या है कि भारत में सर्वाधिक महिला की लापता, मतलब महिला की लापता होने में अगर कोई सर्वाधिक मामले देखे जाए तो वो है महाराष्ट्र में। तो आइए जानते हैं अब एनसीआरबी के बारे में और इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एनसीआरबी के बारे में। एनसीआरबी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल क्राइम ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसकी फुल फॉर्म होती है। रिकॉर्ड ब्यूरो इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये मतलब ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये मंत्रालय है वो है गृह मंत्रालय जिसके अंदर ये आता है तो वो है गृह मंत्रालय के अंदर आता है। और इसके अलावा इसमें मतलब ये है ना, जो क्राइम इन इंडिया, मतलब भारत में जितने भी क्राइम होते हैं उनसे संबंधित जैसे डाटा है वो इनके पास जाता है। जैसे आपको एक उदाहरण दूँ, जैसे ए नाम का कोई लड़का है और बी नाम का भी लड़का है। ए नाम का लड़का इस बी नाम के लड़के का अगर कोई मतलब मान लो हत्या कर देता है, तो जो ए नाम के लड़के पर एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर जिसकी फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो इस पे जो एफआईआर हुई है, अब इस एफआईआर में ये साबित हो गया, मतलब हत्यारा या इस पर जो केस हो गया, इस केस की पूरी डिटेल है ना वो इस एनसीआरबी के पास जाएगी और रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये ऐसा काम करता है जैसे अपराध से संबंधित हुआ, कोई महिला मतलब लापता हो गई तो उसके बारे में जो रिपोर्ट लिखी, उस रिपोर्ट की जानकारी भी इसी डिपार्टमेंट के पास जाती है। तो इसका काम है कि मतलब डाटा को संग्रहण करना और उससे संबंधित जो भी डाटा जारी होते हैं उससे संबंधित रिपोर्ट जारी कर देना। जैसे सबसे अधिक क्राइम किस स्टेट में हो रहे हैं तो उनके रिकॉर्ड डाटा जारी कर देता है और इसके अनुसार ये भी कर देता है। जैसे इसने अब ये रिपोर्ट जारी की है वो की है महिलाओं की लापता से संबंधित है। तो इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर है वो है महाराष्ट्र। हम देख लेते हैं, प्रथम पर तो है महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पर कौन है? तो सेकंड नंबर पर है वो है मध्य प्रदेश, एमपी। और थर्ड नंबर पर कौन है? तो थर्ड नंबर पर है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। ये 3 टॉप राज्य हैं जो कि मतलब इस सूची में सम्मिलित है और इस सूची के बारे में ये जानकारी थी। अब कोई अन्य सूची है वो भी देख लेते हैं। जैसे जस्टिस इन इंडिया, मतलब इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कह सकते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर, तो इसमें प्रथम स्थान पर है वो तो है केरल और अंतिम पर प्रथम पर है कर्नाटका। प्रथम पर है कर्नाटक या कर्नाटका, और जो लास्ट पर है वो है यूपी। उत्तर प्रदेश इस रिपोर्ट में लास्ट पर है या अंतिम पर है। और इसके अलावा आपको ये जानकारी और बता देता हूँ साथ में कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है। पहले देखते हैं राजधानी, तो राजधानी है वो तो है मुंबई।
मुंबई को और किस नाम से जाना जाता है? ये भारतीय आर्थिक राजधानी है, भारत का प्रवेश द्वार इसे भी कहते हैं। और ये मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है? लिख देता हूं मैं अन्य जानकारी के अंदर, भारत का प्रवेश द्वार, पूर्व का प्रवेश द्वार है, पूर्व का प्रवेश द्वार, पूर्व का प्रवेश द्वार द्वार। और इसके अलावा इसे कहते हैं भारतीय आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी। और इसके अलावा ये मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई द्वीप, तो वो है सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई। और महाराष्ट्र में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं? तो महाराष्ट्र में प्रमुख दर्रे हैं भोरघाट, थालघाट, ये दो प्रमुख दर्रे हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये दर्रे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से दर्रे हैं दर्रे? तो है, एक है भोरघाट और एक है थालघाट, थालघाट, और एक है पालघाट। ये तीन प्रमुख दर्रे हैं महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे। और इसके अलावा महाराष्ट्र में और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? ये किस पार्टी से है? बीजेपी से। ये था इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है जिसे रेंगून मिट्टी भी कहती है और कहते हैं। और सर्वाधिक कपास का उत्पादन भी महाराष्ट्र में होता है इस मिट्टी के तहत, काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। और इसे क्या कहते हैं? रेंगून, रेंगून मिट्टी भी कहते हैं। ये कपास के लिए उपयोगी है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में, मैंने बता दिया क्या क्या इससे संबंधित था। अन्य जो रिपोर्ट थी वो भी साथ में मैंने बता दी है। तो अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। हाल ही में देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन ए है नीतीश कुमार, ऑप्शन बी है शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन सी है ममता बनर्जी और ऑप्शन डी है नवीन पटनायक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नवीन पटनायक, जिन्होंने ये हाल ही में रिकॉर्ड बनाया है देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का। तो आइए अब जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल। आखिर ये नवीन पटनायक किस राज्य के हैं और ये कब से मुख्यमंत्री हैं, कितनी बार रह चुके हैं, और इनके अलावा प्रथम स्थान पर कौन है, प्रथम स्थान पर वो भी जानकारी जानेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं नवीन पटनायक, नवीन पटनायक किस राज्य के हैं? तो ये है उड़ीसा, उड़ीसा राज्य के हैं। किस पार्टी से है? तो इनकी जो पार्टी का नाम है वो है बीजू दल, बीजू दल। पहली बार कब बने थे? पहली बार बने थे सन 2000 के थे, सन 2000 में बने थे पहली बार ये, 2000 में। और कब 2000 से बने थे और अब 2023 चल रहा है, मतलब इनको 23 साल हो चुके हैं मुख्यमंत्री बनते हुए, लगातार हैं और कोई भी मतलब चेंज नहीं किया है इनका। ये कौन सा कार्यकाल चल रहा है? तो ये 5वां लगातार कार्यकाल कर रहे हैं, 5वीं बार मुख्यमंत्री। एक ही ड्रेस रखते हैं, सीधे साधे हैं, विकास करते हैं, तभी तो ये लगातार रहते हैं। वरना कुछ स्टेटों में तो एक बार ये मुख्यमंत्री बनता है, एक बार ये बनता है, एक बार वापस ये, एक बार ये, जैसे हमारे राजस्थान में चल रहा है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, एक बार बीजेपी की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार। पर इसमें ये नहीं है, एक ही दल के लगातार मुख्यमंत्री 23 साल रहना, ये भी बहुत गौरवशाली बात है। और तब विकास करते हैं तभी रहते हैं, वरना तो आप देखते ही हैं अलग स्टेटों में क्या हाल है। और इसके अलावा ये कौन से मतलब सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर या दूसरे नंबर सर्वाधिक। आज का 5वां क्वेश्चन है वो है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित।
और अब हम पांचवा छठा क्वेश्चन, ये राजस्थान करंट अफेयर से पहली बात करते हैं इसी वीडियो में। तो आइए देखते हैं राज्य के किस विश्वविद्यालय में कृषि व्यवसाय प्रबंधन, जिसे एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट एवं फूड टेक्नोलॉजी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। किस विश्वविद्यालय द्वारा ये घोषणा की गई है कि हमारे जो पाठ्यक्रम है यूनिवर्सिटी का, उसमें कृषि व्यवसाय प्रबंधन, जिसे एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट कहते हैं, और इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी को पाठ्यक्रम में हम शामिल करने वाले हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, ऑप्शन बी है JNVU जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, और ऑप्शन डी है कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पर है, जोधपुर, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, इसके द्वारा हाल ही में कहा गया है कि अब हम नए पाठ्यक्रम में एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट और फूड टेक्नोलॉजी को शामिल करने वाले हैं। तो अब हम जानते हैं कि राजस्थान में कितने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं और कौन कौन सी कहाँ पर हैं, क्या है उनकी विशेषता, संपूर्ण जानकारी डिटेल के साथ। तो यहाँ पर लिखता हूँ राजस्थान की प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय, ये कितने हैं, ये 5 हैं अभी तक तो, पर आगे कुछ की घोषणा हो रखी है, पर फिलहाल इनकी संख्या है 5। नंबर एक ये कौन सी है, ये है स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, बीकानेर। इसके अलावा नंबर 2 पर कौन सी है, तो नंबर 2 पर है वो है महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप तकनीक एवं एग्रीकल्चर उदयपुर। महाराणा प्रताप तकनीक एवं कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, ये है उदयपुर में, झीलों की नगरी उदयपुर। इसके अलावा तीसरी है वो है जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। कौन सी है, नंबर 3 पर जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। इस विश्वविद्यालय के द्वारा घोषणा की गई है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी पत्रिका कौन सी है। पत्रिका, क्योंकि जो भी मतलब विश्वविद्यालय होता है वो अपनी एक पत्रिका जारी करता है, प्रति मासिक या त्रैमासिक। तो इसकी है मरुधरा। ध्यान रखना, ये भी एग्जामों में पूछ लिया जाता है अक्सर। और इसके अलावा इसके अन्य फैक्ट में क्या है कि इन्होंने एक डिजी लॉकर बनाया है, जो कि छात्रों, इसी के विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको दस्तावेज को ऑनलाइन करने के लिए डिजी लॉकर, जो कि किससे है, छात्रों की सुविधा के लिए, अब छात्रों को अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर घूमने नहीं पड़ेंगे। इस डिजी लॉकर में इन सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया गया है। तो ये इन्होंने डिजी लॉकर, ये भी इनके द्वारा शुरू किया गया। इसके अलावा यहाँ पर है संविधान पार्क, नंबर 3 पर देख सकते हैं संविधान पार्क। ये एक और विशेषता बता देता हूँ कि अगर आपको संपूर्ण संविधान पार्क
अगर पूछे कि संपूर्ण संविधान पार्क कहाँ पर है तो वो जयपुर में है, यहाँ पर नहीं है। और इसके अलावा अन्य और इनकी क्या फैक्ट है वो है कि खुडियाला गांव को इनके द्वारा गोद दिया गया है। जोधपुर के खुडियाला गांव को गोद दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। और इन्होंने अब कहा है कि नया सिलेबस, नया पाठ्यक्रम, इन्होंने कहा है कि हम नवीन पाठ्यक्रम में कृषि व्यवसाय प्रबंधन की शुरुआत करने जा रहे हैं। कृषि व्यवसाय प्रबंधन की शुरुआत करने जा रहे हैं। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, ABM कह सकते हैं हम। और इसके द्वारा एक और घोषणा की गई थी, वो की गई थी कि हम फूड टेक्नोलॉजी, इसमें क्या करेंगे, हम इसमें MBA प्लस एग्रीकल्चर कराने वाले हैं। MBA इन एग्रीकल्चर में कराएंगे, MBA एग्रीकल्चर में। और इसके अलावा एक इन्होंने और कहा था, वो कहा था फूड टेक्नोलॉजी से संबंधित। इसमें इन्होंने कहा कि हम विद्यार्थियों को क्या कराएंगे, इन्होंने इनमें कहा है कि हम विद्यार्थियों को करेंगे बीटेक इन एग्रीकल्चर कराएंगे, बीटेक इन एग्रीकल्चर। ये इनके द्वारा ये 2 पाठ्यक्रम के साथ घोषणा की गई थी। और अब देख लेते हैं, ये हो गए 2, 3। अब देखते हैं चौथा विश्वविद्यालय कौन सा है। तो चौथा विश्वविद्यालय वो है कोटा कृषि विश्वविद्यालय, कोटा में। कौन सा है? कोटा कृषि विश्वविद्यालय, ये बात कहाँ पर है? कोटा में। इसके अलावा नंबर 5 पे कौन सा आता है? नंबर 5 पे आता है, वो आता है श्री नरेंद्र करण कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जयपुर। श्री नरेंद्र करण कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जो कि कहाँ पर है? जयपुर। ये इन्होंने घोषणा की गई है। और हाल ही में इनके द्वारा राज्य की सेकंड वेटनरी वो भी यहाँ पर स्थापित की जाएगी। बजट में घोषणा की गई है कि राज्य की सेकंड वेटनरी वो यहाँ पर बनेगी, जोबनेर जयपुर में। आप सभी को ये बताना है कि राज्य की पहली वेटनरी कहाँ पर स्थापित की गई है। ये भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो यहाँ तक वीडियो देख चुका है उनके लिए, जो स्किप करके देख रहे हैं उनको ज़रूरत नहीं है, वीडियो ना देख के फायदा रहेगा उनके लिए। टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। और इसके अलावा JNU, जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C, JNU, ये हो गए 5 राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय। JNU की स्थापना कब हुई थी? तो JNU की स्थापना हुई थी 1962 के अंदर JNU की स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में VC कौन है? वाइस चांसलर, तो वो हैं KL श्रीवास्तव। ये हैं JNU के वर्तमान VC कह सकते हैं। और इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो उनकी भी हुई थी 1962 में, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय 1962 में। और इसके अलावा जो कहाँ पर है? उदयपुर में है, JNU है जोधपुर के अंदर। और इसके अलावा RU की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो गई थी जनवरी
1947 के अंदर, और ये कहाँ पर है, जयपुर में। तो ये थे इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। एक बार वापस मैं जल्दी से बता देता हूँ कि राजस्थान की प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, वो है 5। पहला कौन सा है, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। दूसरा कौन सा है, महाराणा प्रताप तकनीक एवं कृषि विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है, उदयपुर। तीसरा कौन सा है, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, जिसके द्वारा इसकी पत्रिका का क्या नाम है, मरुद्रा। डिजी लॉकर बनाया है छात्रों की सुविधा के लिए। संविधान पार्क बना हुआ है, पहला संविधान पार्क राजस्थान का यहाँ पर है। खुडियाला गांव को गोद दिया गया है, आपको मैंने ये लिखा दिया है। और नया पाठ्यक्रम में आपको मैंने बताया है कृषि व्यवसाय प्रबंधन की शुरुआत प्लस फूड टेक्नोलॉजी। कृषि व्यवसाय प्रबंधन के अंदर ये MBA प्लस एग्रीकल्चर में कराएंगे, और ये BTech इन एग्रीकल्चर में कराएंगे। इसके अलावा नंबर 4 पर जो विश्वविद्यालय है वो है कोटा कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के अंदर। और 5 पर है श्री नरेंद्रकरण कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जयपुर के अंदर। और यहाँ पर राजस्थान की सेकंड वेटनरी बनी है, और आप सभी को ये बताना है कि प्रथम वेटनरी कहाँ पर बनी है। और इसके अलावा जो RU है राजस्थान यूनिवर्सिटी, इसके द्वारा एक पत्रिका चलाई जाती है, उस पत्रिका का क्या नाम है, पत्रिका, तो उस पत्रिका का नाम है द इकोनॉमिक्स। तो ध्यान रखना, द इकोनॉमिक्स राजस्थान यूनिवर्सिटी की है। जबकि मैंने ये बताई है मरुद्रा, ये किसकी है, तो ये है जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में संपूर्ण डिटेल जानकारी। आज का छठा क्वेश्चन देखते हैं, आइए सभी। उड़ीसा के कटक में हुए एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे 4 गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया है। ऑप्शन ए है रितिका माथुर, ऑप्शन बी है योग्य सिंह, ऑप्शन सी है पूजा बिश्नोई, और ऑप्शन डी है फिरदौसी कायम खानी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रितिका माथुर को हाल ही में उड़ीसा के कटक में हुए एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति जी महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें 4 गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया है। तो आइए जानते हैं कि इनको आखिर ये 4 गोल्ड मेडल क्यों दिया गया, और ये रितिका माथुर आखिर किस जिले की है, और किस कैटेगरी में, या किस कोई खेल से संबंधित है, या कोई अन्य कोई कारण है उससे संबंधित है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल से जानकारी। तो सबसे पहले देखते हैं उड़ीसा, भुवनेश्वर और कटक। मैं यहाँ पर 2 नाम लिख देता हूँ। उड़ीसा के अंदर एक है भुवनेश्वर, और एक लिखता हूँ कटक। ये 2 नाम मैं लिखता हूँ। और अब देखते हैं एक कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम का क्या नाम है। उस कार्यक्रम का नाम है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये एक यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम के तहत रितिका माथुर को राष्ट्रपति जी द्वारा या प्रेसिडेंट के द्वारा इनको जो ये 4 अवार्ड दिए गए हैं द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और इन्हें 4 मेडल, अब इन्हें क्यों दिया गया है 4 गोल्ड मेडल, 4 गोल्ड मेडल। इनका संबंध किस यूनिवर्सिटी से है, तो ये है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में जो स्थित है, लॉ यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पर है, जोधपुर में स्थित है। इस यूनिवर्सिटी की ये छात्रा हैं, और इसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इन्हें ये
इसकी पहले स्थापना देख लेते हैं, स्थापना कब हुई थी। स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। 1900 इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1999 के अंदर, 1999 में, जो 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध हुआ था, उसी साल में इसकी स्थापना हुई थी। और इसे दिया गया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इन्हें ये गोल्ड मेडल दिया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ये इनको अन्य कार्य के दिए, ये अन्य कार्य है जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और इसके अलावा अब हम जान लेते हैं अन्य फैक्ट। ये तो इनका ये इतने क्वेश्चन बनेगा कि रितिका शर्मा को हाल ही में 4 गोल्ड मेडल दिए गए हैं। इनका संबंध किस यूनिवर्सिटी से है, उस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, वो यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, और इनको किस कैटेगरी में क्यों दिया गया, ये है। अब हम जानते हैं राजस्थान में सूर्य मंदिर कितने हैं और किस सूर्य मंदिर को कौन से नाम से जाना जाता है। सूर्य मंदिर, तो राजस्थान में सूर्य मंदिर 2 है। एक है वो है झालरापाटन और एक है ओसिया जोधपुर। और ये झालरापाटन है वो है झालावाड़। और इसमें है ना जो मतलब ये है ओसिया का, इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, क्योंकि जो उड़ीसा में स्थित है ना सूर्य मंदिर, उनको भी ब्लैक पैगोडा कहते हैं, तो इसको भी ब्लैक पैगोडा कहते हैं। और ये झालरापाटन है, ये राजस्थान के 2 प्रसिद्ध सूर्य मंदिर हैं। और इसके अलावा जो अन्य देखते हैं, राजस्थान यात्रा जनवरी 2000 से शुरू की गई। अब है ना राष्ट्रपति जी की राजस्थान यात्रा देख लेते हैं कि मतलब कौन सी यात्रा की, कब यात्रा कौन सी की, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तो एक बार और बता देता हूँ, उड़ीसा के भुवनेश्वर और कटक में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है उड़ीसा में, वहाँ पर। और रितिका माथुर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 4 गोल्ड मेडल दिए गए। इनका संबंध किस यूनिवर्सिटी से है, तो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर से, जिसकी स्थापना हुई थी 1999 के अंदर। ये तो था इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इसके अलावा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और राजस्थान में सूर्य मंदिर कितने हैं, एक है झालरापाटन झालावाड़ में और एक है ओसिया जोधपुर में। ओसिया जोधपुर सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम अन्य जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की राजस्थान यात्रा द्रौपदी मुर्मू जी की राजस्थान यात्रा, तो वो जनवरी में सबसे पहले जयपुर में आई थी। सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं एक डायग्राम बना लेते हैं, ऐसे अच्छा रहता। तो यहाँ पे लिखता हूँ जनवरी में आई थी, वो आई थी मतलब जयपुर में। और यहाँ पर इन्होंने क्या मतलब कार्य किया, वो किया मतलब संविधान पार्क का उद्घाटन, जो कि कहाँ पर है, सिटी पार्क के अंदर है। और ये है भारत का एकमात्र संपूर्ण संविधान यहाँ पर लिखा गया है। प्रस्तावना नहीं है, संपूर्ण संविधान है। अगर आप जाकर पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हो इसे। और इसके अलावा जो वहाँ पर उसके बाद वो पाली गई थी रोहट। और रोहट में क्या हुआ था, 18वीं नेशनल स्काउट गाइड, जिसे जम्बूरी कहते हैं, 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी। और इसके बाद ये गई थी सिरोही, और सिरोही के अंदर एक RISE राइस कार्यक्रम की शुरुआत की थी सिरोही। और यहाँ पर इन्होंने RISE राइस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आप सभी को ये राइस की फुल फॉर्म बतानी है कमेंट बॉक्स में। राइस की फुल फॉर्म क्या होती है?
और इसके बाद ये फिर फरवरी में बीकानेर गए थे, फरवरी के अंदर बीकानेर गए थे। और बीकानेर में इन्होंने क्या किया था, तो बीकानेर में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में इन्होंने भाग लिया था। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में इन्होंने भाग लिया था। और उनके बाद ये गए थे जुलाई के अंदर वापस जयपुर गए थे, इधर लिख देता हूं मैं, वापस जुलाई के अंदर वापस जयपुर आए थे, जयपुर। और इन्होंने जो वहाँ जयपुर आकर क्या कार्य किया थी, राजस्थान विधानसभा को संबोधित किया था, राजस्थान विधानसभा को के सत्र को संबोधित किया था, राजस्थान संबोधित किया था। ये कौन सा था विधानसभा सत्र, तो ये था 8वां विधानसभा सत्र था और इनको संबोधित किए। और ये ऐसा संबोधित करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनी थी, ये भी यह ध्यान रखना। और इसके बाद ये फिर ये इनकी प्रमुख यात्राएं एक बार वापस देख लेते हैं कि मतलब जनवरी के अंदर जयपुर में आए थे और संविधान पार्क का उद्घाटन किया। फिर बाद में पाली के अंदर रोहट गए थे, 18वीं स्क्वायर जम्बूरी का उद्घाटन। फिर सिरोही गए थे, राइस कार्यक्रम। फिर फरवरी में बीकानेर आए थे, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव में भाग। और फिर जुलाई के अंदर जयपुर आए थे, जहां 8वां विधानसभा के सत्र को संबोधित किया। तो ये थे इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। और आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को पहली बार आए हैं तो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले इस क्लास के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, कल और फिर मिलेंगे। नमस्कार।